जिंदाबाद, एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन जिंदाबाद, 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 केयर पुनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मेरे साथ बैठे हुए इस समय केपी चौधरी साहब, मैं जानना चाहूँगा सर आज के प्रोग्राम के विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आज का क्या प्रोग्राम है। देखिए, आज का प्रोग्राम डॉक्टर पीएल पुनिया साहब को डेडिकेटेड है, जो कि राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति भारत सरकार के राष्ट्रीय चेयरमैन के पद पर 6 साल तक भारत के अनुसूचित जाति समाज के लोगों की उन्होंने हर संभव सहयोग किया है, हर संभव उन्होंने सेवा करने की कोशिश की है। आज उनका कार्यकाल 21 अक्टूबर 2016 को पूरा हो गया है। आज उन्होंने 6 वर्ष पूरे किए हैं राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन के रूप में। आज हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के तत्वाधान में उनके सम्मान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संगठनों के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम डॉक्टर पीएल पुनिया, चेयरमैन राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति भारत सरकार को समर्पित है। जी सर, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप पीएल पुनिया साहब जो है, आप जैसे कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं अपने पद से, तो क्या वो समाज के लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसा आपका अनुमान है? देखिए, डॉक्टर पीएल पुनिया जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो मैंने ये देखा कि राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन के पद पर होते हुए और कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के बावजूद भी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्टून का इशू आया, उन्होंने लोकसभा के अंदर कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर के न केवल इस्तीफे की मांग की, बल्कि उनके पुतले को जब हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के माध्यम से अपने महासंघ के तत्वाधान में चलाया तो उन्होंने बड़ी अग्रणी भूमिका अदा की। उन्होंने उस प्रदर्शन को उन्होंने शिरकत की, उस प्रदर्शन को हमारे को समर्थन दिया, उन्होंने उसमें संबोधन किया और उन्होंने खुले रूप में अपनी ही पार्टी की सरकार के एक HRD मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब के इस्तीफे की खुली मांग की। ये इस बात की तरफ द्योतक है कि डॉक्टर पीएल पुनिया अपने समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उनको उन्होंने बाखूबी निभाया है। वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं और अभी लगता है कि उनका करीब 4 साल का सांसद के रूप में कार्यकाल बाकी है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने आयोग के चेयरमैन के पद पर रहते हुए हमारे समाज को हर प्रकार का सहयोग दिया, हर आंदोलन का वो हिस्सा बने, हर प्रकार का उन्होंने यहाँ प्रोटेक्शन दिया, भविष्य में भी वो अपने SC/ST समाज के साथ इसी तरह जुड़ करके अपना योगदान देते रहेंगे। सर, अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है केपी चौधरी जी के साथ काम करने के लिए, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए? चौधरी साहब निरंतर अपने समाज के लिए, गरीब दबे कुचले समाज के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ऊपर उठाने के लिए। समाज हित में एक कदम हमेशा रोज़ ऊपर बढ़ता है। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं कमीशन के माध्यम से, पार्लियामेंट कमेटी के माध्यम से या और किसी अन्य माध्यम से, उनका निराकरण कराने का प्रयास हमेशा चौधरी साहब के द्वारा किया जाता रहा है। अगर ये कहें, अगर ये माने कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद और आपके मान्यवर काशीराम जी के बाद तीसरे नंबर पर हमारे केपी चौधरी साहब आते हैं, जो हमेशा समाज के व्यक्तियों की समस्याओं का हमेशा निराकरण करते रहते हैं। लगातार LIC के अंदर LIC के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव तो हैं ही, जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का महासंघ बना हुआ है उसके भी चौधरी साहब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। एक परिसंघ बना हुआ है और हर दूसरे महीने हर तीसरे महीने कोई ना कोई कार्यक्रम समाज हित में हमेशा महासंघ करता रहता है। और जो लोग महासंघ के अन्य पदाधिकारी हैं, जैसे अशोक कुमार जी हैं, अपने BS भारती जी हैं, अपने बालक राम जी हैं, अपने CB रावत जी हैं, वो भी हमेशा निरंतर सहयोग चौधरी जी को करते रहते हैं समाज हित में। और ये कारवा ऐसे ही चौधरी जी आगे ले जाते रहेंगे। ये उनका अपना विजन है, उनकी अपनी सोच है। आपने पूरे देश के अंदर कमीशन का रिव्यू बैठक करवाया और मैं ये फक्र के साथ कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के इतिहास में पहली बार कमीशन के चेयरमैन और कमीशन के मेंबरान और फुल कमीशन पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया में भारतीय रेल के जो विभिन्न जोन है उनमें आप गए, डिवीजन लेवल पर गए और वहाँ रिव्यू बैठ के करवाई। और मैं ये कहता हूँ
कि पूनिया साहब का और जो उनकी टीम है उसका रेल के अंदर इतना डर बैठ गया कि यदि कोई कमीशन को एड्रेस करके एक रिप्रेजेंटेशन दे दे तो रिप्रेजेंटेशन देते ही काम होने लग गया। मतलब इतना डर आपका वहां बैठ गया। आपने अनेकों जनरल मैनेजर्स को वहां पर बुलाया कमीशन में, और उसके बाद डीआरएम को भी बुलाया। और ऐसा नहीं है, जो आपकी प्रशासनिक, जो आपको प्रशासन के पदों पर आपने काम किया उसका भी आपने लाभ उठाया, और प्रशासन को प्रशासनिक तरीके से भी आपने समझाने की कोशिश की। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर कि रेल मंत्रालय के अंदर आपके इतने काम के बावजूद, आपके द्वारा इतनी खिंचाई करने के बावजूद रेलवे बोर्ड के अधिकारी और जो जोनल रेल के जीएम्स हैं वो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और वो ये खुले मन से कहते हैं कि ऐसा कमीशन का चेयरमैन इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में और भी वक्ता है, लेकिन मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आदरणीय PL पुनिया साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से दलित समाज नेतृत्व की कमी महसूस करता है और आपने उसकी पूर्ति करने की कोशिश की है, उसी तरह से जो दलित समाज आज जो मुख्य सवाल है पदोन्नति में आरक्षण का, और आरक्षण को सरकार के द्वारा स्थिर करने का, और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको नुकसान पहुंचाने का, इस मुद्दे को लेकर के आप सड़क पर आए, हम आपके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में आपका साथ दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 2002 में जब से अनबंडलिंग हुई थी, बहुत जगह हमने चर्चा करते आए हैं, संगठन में भी हम काम करते रहे हैं। हमने हर जगह कहीं ना कहीं इस मुद्दे को रखा, लेकिन उस मुद्दे पे कहीं हमें राहत नहीं मिली। हमने किसी सरकार को नहीं छोड़ा, किसी सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा, किसी मंत्री को नहीं छोड़ा, SC/ST मंत्री को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हमें राहत नहीं मिली। और आज मैं फक्र से कहता हूं, अगर राहत मिली, रिजर्वेशन पॉलिसी 2002 से प्रमोशन में इंप्लीमेंट होने जा रही है, ये पुनिया साहब की देन है। समय जरूर लगा, पेशेंस भी बहुत दिखाई, हमने भी बहुत पेशेंस दिखाई। हम भी आकर के भूखू बन के बैठ जाते थे, हमें पता था जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ ये बोल ही नहीं पाएंगे, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो लोग कोर्ट कचहरी बहुत जल्दी भागते हैं। ऐसा रास्ता अपनाया, ना उनको कोर्ट जाने का रास्ता दिया, ना कहीं कचहरी जाने का रास्ता दिया, और ना कहीं पे किसी तरह का आंदोलन करने का मौका मिला। और आज वो चीज प्रोसेस में है। रिजर्वेशन पॉलिसी 14 साल के बाद अगर इम्प्लीमेंट हो तो ये बहुत बड़ी हर जगह इन्होंने एक बात हमेशा कही, समाज मेरा पहले, बाकी की बात में पास हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 साल के कार्यकाल में हमने 5 बड़े ऑडिटोरियम ने फंक्शन किए, और साहब ने हमारे हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हर कार्यक्रम में आज मैं दावे से कह सकता हूं, अगर सबसे ज्यादा फोटो सबसे ज्यादा होंगे तो दिल्ली विद्युत बोर्ड जेएसयू एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पास होंगे शायद। 6 साल में 5 हमने लगातार कार्यक्रम। आपका ज्यादा समय न लेता हुआ परमेश्वर से विनती करता हूं, इनको इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। समाज का जो मुद्दा है इससे ज्यादा कोई नहीं जानता, डिबेट में मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप सब लोग जानते हैं आज के समय में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े मंत्री हो, अगर आज की डेट में राष्ट्रीय लेवल के आइकॉन, दलित आइकॉन है तो डॉक्टर PL पुनिया। आदरणीय PL पुनिया साहब, जिन्होंने 6 साल पहले आयोग के चेयरमैन के रूप में कार्यकाल संभाला, आयोग के चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। 6 साल में उनका जो IAS का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव था, समाज को उसका बहुत बड़ा लाभ मिला। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर 6 साल में तय की। और जैसा अशोक जी ने कहा कि भाई हम तो इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहां तक रेलवे की समस्या रही, उसके साथ साथ अन्य विभागों में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई।
उन सभी समस्याओं में जितना पेन लेकर के, जितना मजबूती के साथ पीएल पुनिया साहब ने सहयोग किया, हम तो ये सोच रहे थे कि एक पीएल पुनिया साहब को और मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए था। लेकिन एक सिस्टम है, क्योंकि सरकार चेंज हुई है, और सरकार चेंज होने में भी हमारा अनुभव ये कहता है कि जब विजय सोलकर शास्त्री साहब चेयरमैन थे तो सरकार बीजेपी की थी, उसके बाद में भी हमारे संबंध पीएल पुनिया साहब उनके साथ भी बिल्कुल पारिवारिक, बच्चों से, उनकी पत्नी यानी हमारी भाभी से, पूरे पारिवारिक संबंध आप सब जानते हैं। मतलब सरकार में वो जब कमीशन के चेयरमैन तब भी संबंध हमारे ऐसे ही थे, और आज वो चेयरमैन नहीं है तब भी हमारे संबंध ऐसे ही हैं। सत्यनारायण जटिया साहब जब सामाजिक न्याय मंत्री थे तब भी हमारे संबंध उनके साथ ऐसे ही थे, और आज भी हमारे संबंध सत्यनारायण जटिया साहब से वैसे ही हैं। और पुनिया साहब तो अभी राज्यसभा के करीब 4 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बीच में लोकसभा का चुनाव भी तो अभी आना है, तो हमें उम्मीद है कि जितना बड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने 6 साल निभाया है, ये 2-2.5 साल के टर्म के बीच में एक टर्म आएगी, बीच में वो आएगा, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में फिर समाज की सेवा करने के लिए माननीय पुनिया साहब हमारे समाज के ऊपर सिर पर हाथ रखेंगे, और सबका जैसे 6 साल उन्होंने आयोग के चेयरमैन के रूप में पूरा ध्यान रखा है, उसी तरीके से आने वाले समय में एक चीज मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरी उम्र भी 54 साल के आसपास हो गई, तो मेरे से डॉक्टर ने अभी मेरा चेकअप हुआ, तो उसने कहा यार तुम, वो सारे चेकअप जब होने के बाद डॉक्टर को बाद में अगले दिन दिखाया, तो उसने कहा आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है क्या? ये हम तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। पुनिया साहब ने 6 साल वही काम किया, और स्वास्थ्य की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि 6 साल आयोग के चेयरमैन, बीच का एक और इंटरवल, 60 साल की नौकरी, मेरे को लगता है 70 के आसपास जाने वाले हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य इतना बढ़िया है, और हम वो उम्मीद करते हैं कि उनका स्वास्थ्य इसी तरीके से उनका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा, और समाज के बीच में आते रहेंगे। और जहां तक हमें उनका आशीर्वाद हमेशा मिला, महासंघ परिसंघ बीच में हमने कहा सर ये बड़ा झगड़ा हो रहा है, ये रोज 2 बैनर लगते हैं, तो हमने कहा सर नाम बदल देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा है, नाम बदल दो, परिसंघ का नाम चेंज करके महासंघ कर दिया। अरे भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी यही है, सारे बैंक भी यही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, रेलवे भी है, LIC भी यही है, आप बताओ सारे विभाग तो यहाँ है। एक सवाल ये, उसके पास क्या है? एक लोकसभा की एमपीशिप है, वो भी उधार की है, वो भी अपनी नहीं है, उधार की, क्योंकि जब वो इंडियन नेशनल पार्टी के चुनाव लड़े थे तो उनको 250 या 300 वोट, आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या 10 साल तक जो भी हुआ सारा देश जानता है। और रही बात के पिछले दिनों चर्चा हुई थी आयोग के चेयरमैन के लिए, तो हमने कहा भाई ऐसा है कि भाई चेयरमैन कौन बनेगा, मैंने कि मुझे मेरा पता है। जैसे एक हंसी मजाक की बात होती है कि स्कूल में मास्टर ने पूछा कि भाई ये सीता का धनुष किसने तोड़ा, बच्चे ने कहा मुझे नहीं पता भाई मैंने नहीं तोड़ा, तो मैंने कहा भाई कौन बनेगा, मुझे नहीं पता भाई मैं नहीं बनता, मैं उस दौर पे नहीं हूँ। अरे भाई कुछ सोचना चाहिए। हमने कहा सोचने के लिए सरकार बैठी हुई सोचेगी, जो सरकार निर्णय लेगी आयोग का नया चेयरमैन बनाने का, जो भी आएगा भाई ऐसा हमारी तो आवश्यकता है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लेकर के साथ चलना, उनकी समस्याओं को वहां तक पहुंचाना, और उनको जितना संभव हो उनका समाधान करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पिछले दिनों हमारे अशोक जी के पास भी टेलीफोन आया था कि भाई कुछ बैठना है, चर्चा करनी है, माननीय पुनिया जी को हमने शेयर किया, तो मैंने कहा देख यार हम क्या कर सकते हैं, हमको आयोग का चेयरमैन बनाने का काम हमारे पास तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब है आयोग का चेयरमैन जो भी बनेगा, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस महासंघ को, परिसंघ को बड़े लंबे समय से देखा है। माननीय जसराम हरनोटिया साहब जो हमारे फाउंडर हैं, माननीय बैरवा जी, भारती साहब, जोशी साहब, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, और हमारे चेयरमैन साहब अशोक कुमार जी। अब वो एक चीज कह रहे थे कि चौधरी साहब जो बोलते हैं, लेकिन मुझे एक सज्जन अभी आए अजीत गौतम साहब, वो उन्होंने कहा कि यार सरकारी अधिकारी कर्मचारियों मैंने सबको देखा, बड़े बड़े वक्ताओं को देखा, लेकिन मैंने 2 वक्ता छांटे, जब बोलते हैं ना तो फिर सुई नहीं कर सकती। मैंने कहा साहब वो कौन कौन है? तो एक तो इंडियन रेलवे के माननीय अशोक कुमार जी, और एक स्वयं आप। तो जब अशोक कुमार जी बोलते हैं आपने देखा होगा, तब भी सुई नहीं गिर सकती। ये एक गिफ्ट है नेचर का हम लोगों के लिए, और हमने आपकी कसौटी पे हमेशा अपने आप को खड़ा उतारने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग से, क्योंकि जब पहला सर ये वो हॉल आधा था, जब पहली बार आप जब आए थे यहाँ पे, तो यहाँ आधे में मेरा चेम्बर बना हुआ था जिसमें बैठकर खाना खाया था, और अब ये पूरा खुल करके क्योंकि दफ्तर ऊपर चला गया तो ये पूरा आपने हॉल बनवा दिया है। और आपके आशीर्वाद से
अभी एक बराबर वाला ब्लॉक और खाली हो गया है, उस ब्लॉक में भी हमने बाबा साहब का झंडा जो है फहरा दिया है। समस्याओं को जिस ढंग से उन्होंने सुलझाने की कोशिश की और सुलझाए, वो काबिल पहले वक्ताओं ने जितना बोल दिया, शायद अब उनको किसी भी चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक चीज ही कहूँगा आपके ध्यान में, ज्यादा नहीं कहूँगा। जैसे कहावत है दोस्तों कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी सौ। ये कहावत है। हमारे फर्स्ट सिटीजन के तौर पर पुनिया साहब ने जितना कार्य किया 6 साल में, मैं और शायद आप भी यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनका जो दायित्व समाज ने रखा है वो उससे ज्यादा कार्य करेंगे और आपके लिए शायद वो काल उससे भी ज्यादा स्वर्णिम होगा। मुझे शायद कुछ सीमाएं होती है जिनमें बनकर के कार्य करना पड़ता है। अब वो सभी सीमाएं खत्म, चाहे राजनीति हो चाहे किसी भी रूप में। अगर आप देखेंगे सोशल फ्रंट पर जितना आज तक इस भारत देश में दुनिया चलता है, शायद किसी भी एक क्षेत्र हम कह सकते हैं कि दलितों के नेता अगर हैं तो वो क्योंकि आज हमें उनको सुनना है, उनके बारे में तो जितना भी बताएंगे वो कम है। उससे ज्यादा जितना हम बोल रहे हैं शायद वो उससे बहुत ज्यादा के पात्र हैं। उनकी जो भी काबिलियत रही है, चाहे प्रशासनिक रही है, चाहे वो एक राजनीतिक रही है या एक चेयरमैन के रूप में आ रही है, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर पाया। औकात एक शब्द ऐसा है कि एक आदमी को कोई चीज मिल जाती है, वो सोचता है तो तू बस कुछ दिन के लिए रेस्ट कर ले, आराम कर ले, मजे कर ले। लेकिन हम जब भी करने से नहीं आए, वो 8 घंटा बाद आए, 1 घंटा बाद आए, पता लगा कि वो कोई किताब लिख रहे थे या कोई सरकारी कार्य कर रहे थे। ये हर किसी के बच्चे इस उम्र में, आज 70 साल की उम्र में भी अगर आप उनको देखो तो लगता है कि वाकई में बाबा साहब के बाद में अगर कोई या काशीराम जी के बाद में अगर कोई शख्सियत इस देश में है तो मैं ये मानता हूँ वो डॉक्टर पुनिया साहब एक ऐसी शख्सियत है जो आपके पूरे भारतवर्ष में जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो इनकी पढ़ाई करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आज तक इतना कॉम्पिटेंट पर्सन, द कॉम्पिटेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉम्पिटेंसी इन सोशल स्फीयर, कॉम्पिटेंसी इकोनॉमिकल स्फीयर, कोई ऐसा फील्ड नहीं था जिसमें वो आपके जो चेयरमैन या धुंधर व्हाट्सएवर इट इज, अगर इनको कई रास्ता बता देते, इसलिए वो इनका लोहा मानते पूरे भारतवर्ष में। साथियों, मैं परिसंघ में 2000 में जुड़ा और 14 साल कंटिन्यूअस उस समय रहा जब आपके एक साथी जिनका जिक्र अभी कर रहे थे वो परिसंघ को कभी चलने नहीं देना चाहते थे, मिस्टर उदित राज। उन्होंने किसके साथ क्या नहीं किया ये आज ज्यादा कहने का नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस लाइन में जितने लोग बैठे हैं उसने किसी को नहीं बख्शा। लेकिन मुझे दर्द इस बात का है कि जितने ये लोग बैठे हैं उसका हाजिर लगाने में इन्होंने चूक नहीं की जब वो एमपी बना। और यही मेरा गिल्ला था मुझे परिसंघ से जाने का, अदरवाइज आई कुड हैव नेवर गॉन, और आज तक हम नहीं गए उसके पास। साथियों, करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो एक व्यक्ति समाज के विरुद्ध काम करता है, समाज के संगठन को तोड़ने का काम करता है और उस सिस्टम को हिलाने का काम करता है, फिर हम उसको रास्ता दिखाने का काम करें तो ज्यादा मजा आता है। कभी भी उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति कभी न समाज का हुआ, न परिवार का हुआ, न किसी पार्टी का हुआ, वो उसकी आदत और फितरत ही ऐसी है। Then I need to follow that gentleman.
मुझे पता है रेलवे में कितनी परेशानी भाई अशोक कुमार जी को दी उन्होंने। मुझे पता है भाई केपी चौधरी, आज स्पीड और डबल होती, कहीं मर्डर का केस, कहीं सस्पेंशन का केस, उस सब के पीछे थे। और मैं दाद देता हूं पीएल पुनिया साहब को कि जब मर्डर का केस चल रहा था, पूरे तरह से चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ था सिस्टम को, और पीएल पुनिया साहब ने डीजी राजस्थान को अपने वहां बुलाया ऑफिस में, हम सब लोग वहां थे। तो पुनिया साहब की ताकत की वजह से आज सब लोग आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी आप यहां बैठे हैं। अदरवाइज मामले में किसने कोई कमी नहीं की, कहीं कोई घाट नहीं की। लेकिन साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को पहचानो और उनको चिन्हित करो और उनसे कीप अवे फ्रॉम दैट, उनके साथ मिलने की कोशिश ना करो। क्योंकि कभी बिच्छू अपना जो नेचर नहीं बदलता, आप उसे चाहे समुद्र में रख दो, चाहे टेबल पर रख दो, वो वैसा ही रहेगा। और साथियों, पीएल पुनिया जी की जो बराबरी है आज इस पूरे भारतवर्ष के जितने भी एमपी कोई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इनका चारों तरफ कॉम्पिटेंसी है, एक बात। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ये समाज को आगे लेकर चलते हैं, पोस्ट और पोर्टफोलियो का नहीं। जब बाबा साहब के एक चित्र पर एक हंगामा हुआ, एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब होते थे, हम सब लोगों ने एक बहुत बड़ा वहां पर प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में जाकर के ये सब लोग, पीएल पुनिया साहब ने उसकी अगुवाई की, और जब उनके पुतले फूके गए तभी पीएल पुनिया साहब वहां खड़े थे। और एक एमपी ऐसा था जब रिजर्वेशन की प्रमोशन में बात चली पार्लियामेंट में, वो नगीने वाला, क्या नाम था उसका, है नगीने वाला जसमीन, उसने जाकर के वो फाड़ ही दिया। ऐसे लोगों का बहिष्कार समाज को करना चाहिए और खुलेआम करना चाहिए। और हमने उसी दिन चैलेंज किया था कि जहां से ये जसमीन इलेक्शन लड़ेगा, हमारी पूरी टीम जाकर सर उसकी बरात करेगी, उसकी मुखालफत करेगी। तो साथियों, इस तरह के कैरेक्टर्स कभी कभी पैदा होते हैं, ऐसी हस्तियां, ऐसे महानुभाव, हमें इनको चाहे जहां भी रहे, जिस स्थिति में रहे, वेदर इन एनी पार्टी, अगर इनकी काबिलियत है, इनमें वो जर्रा है, बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, तो हमें हर हालत में उनको जहां भी रहेंगे हम इनके साथ खड़े हों, तब मजा आता है। साथियों, ये टाइम दूर नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में जैसा कोहराम मचा हुआ है, जिस तरह से मैं अभी भी आपके साथ हूं, लेकिन केवल देखिए, ये पूरे आप सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट, सब लोग आप सक्षम हैं, लेकिन एक तबका हमारा जो गांव में रहता है, जहां से हम निकल कर आए, उनके साथ रोज एट्रोसिटीज होती है, रोज मारकाट होती है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनके बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, उनके सर्विस, उनके कत्ल किए जाते हैं। तो मैंने कहा एक आध आदमी हम इस टीम में से एक गांव की तरफ भी बढ़े, और इसलिए जो बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूं। और जहां जहां भी एट्रोसिटी होती है समाज पर, हम लोग पर्सनली जाते हैं वहां और जाकर के उनका दर्द देखते हैं। ठीक उसी तरह से आज तक जब से पीएल पुनिया साहब 6 साल में कमीशन के मेंबर वो रहे चेयरमैन, कोई ऐसी घटना नहीं है जो इंडिविजुअली ये नहीं पहुंचे वहां। मैं एक दिन इनसे मिलेगा, नागौर की बात थी, दानावास की बात थी, जहां ट्रैक्टर से 4 दलितों को रोक कर मार दिया गया। मैं इनकी कोठी में गया, पता चला पीएल पुनिया साहब बाय रोड दानावास पहुंच गए। तो साथियों, चाहे सुनपेड़ की घटना थी और चाहे वो अब और दूसरी घटनाएं थी, मिर्चीपुर कांड था, रोज घटनाएं होती हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपके लोगों को मारा काटा नहीं जाता। साथियों, ये सब बहुत अच्छी बात है। हम सब, चूंकि आप प्रभुशाली है समाज के, आप समाज के अग्रणी भूमिका पर आते हैं, लेकिन हमारे पीछे कुछ गांव देहात में ऐसा भी समाज पड़ा हुआ है जिसको बहुत से हमारे 50% भाई जो यहाँ बैठे हैं गांव से भूल जाते हैं, नाता तोड़ लेते हैं। अगर आप वाकई बाबा साहब के सिपाही है, मिशनरी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सब लोग, जितने भी लोग आप कहीं से भी आते हैं, किसी गांव से आते हैं, अपने रिश्तेदारों को जहां जहां कोई बात होती है आप हमें बताइए, हम चलेंगे। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, अब बहुत हो चुका। आप हर किसी ने अपने नाम से संगठन, बाबा साहब के नाम से संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारा एक फोर्स किसी भी गवर्नमेंट में नहीं पड़ती। कारण ये है कि हम झंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं,
भाई आज प्रदर्शन किसके झंडे के नीचे है और आज तो उसके नीचे है। अरे क्या करोगे जा करके? जब तक ऐसा करते रहोगे, एक तरफ बाबा साहब का नाम भी लोगे, एक तरफ वो कथनी जो हजारों साल से हमारे बीच में चली आ रही है, जो हमें लोगों ने घटा के रखा हुआ है, उसको भी हम बंद नहीं रखेंगे तो साथियों मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जब भी कोई सामाजिक हमारे समाज पर जब भी कोई ऐसी पीड़ा आती, कोई ऐसी घटना होती है, हम प्रदर्शन कोई भी है ना उठे, हमें मैक्सिमम जाकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए साथियों। मैंने अपने नाम से कोई संगठन नहीं बना, ये बाबा साहब का 1924 का संगठन है, जिस संगठन के बैनर के नीचे बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और आज वो यहाँ तक जो हम बैठे हैं, ये उसी दल का कारण है साथियों, वो वॉलंटियर लोग थे वहां पर। ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसकी पूरे देश में 3.5 लाख की मेंबरशिप है, और आपने अभी तक ये नहीं जाना होगा कि डॉक्टर उदित राज जैसा मेंबर पार्लियामेंट इस संगठन पर क्यों अड़ाई बैठा हुआ है। जब वो सांसद बन के आया तो उसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और महामंत्री से चर्चा की और बोला उसने कि मैं संसद में लड़ना चाहता हूं, सड़क पर लड़िए, मुद्दा बहुत गर्म है, पदोन्नति आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमने कोई फेंकने का काम या गुलामी का काम नहीं किया, हमने रेलवे की तरफ से सपोर्ट किया था। और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एक ऐसा संगठन है कि जिसके खिलाफ आज तक 50 चिट्ठियां लिख चुका होगा, मंत्री को घेरा होगा, संसद में उसने पार्लियामेंट क्वेश्चन भी किया, और आज उसका हाई कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ था सिर्फ इसलिए जिसने एफिडेविट अपने डॉक्टर उदित राज के साइन से फाइल किया है, और सिर्फ इसलिए लगा हुआ था कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं जोशी साहब, मैं सारे श्रोतागणों को बताना चाहता हूं कि वो एफिडेविट को, और जज को ये कह के भाग गया कि मुझे ये डेट दे दो, मैं कोई बहस नहीं करना चाह रहा हूं। और ये हमने करके दिखाया। हमने संसद के अंदर माननीय मेघवाल साहब जी के सामने बोला, और उसने जब हमसे ये बोला कि मैं तुम्हें देखूंगा, हमने उसको उसी समय संसद के अंदर बोला था, हम गए थे मेघवाल जी से मिलने, बोला था कि 570 सांसद है यहाँ पर, उनको देख पहले हमें क्या देखेगा ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन नेता है। तो दोस्तों मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब 1997 में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने साथ दिया था पूरे तन मन धन के साथ में, और सबसे पहला अगर कोई संगठन छोड़ने वाला था तो वो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन था। उसके बाद में वो कोई रैली कर नहीं पाया, और उसके बाद 2014 में साथ दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 14 में हमने उसका साथ छोड़ा है, अब इतनी बड़ी रैली वो कर नहीं पाएगा जब तक एसोसिएशन उसके साथ जाएगी नहीं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमने डॉक्टर PL पुनिया जी के नेतृत्व में काम किया है, हम किसी से गुमराह नहीं है, और आज भी हमारे डॉक्टर PL पुनिया साहब नेता हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी, जिन्होंने स्पष्ट रणनीति बनाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन डॉक्टर उदित राज को कहीं ऐसी जगह हम नहीं पहुंचने देंगे। ये भी हमने अभियान पूरी एसोसिएशन में छेड़ा हुआ है। हमारी जो फेडरेशन है, ये कॉन्फेडरेशन से कब अपने आप को अलग किया, हमने अपना नाम क्यों चेंज किया, उसके पीछे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। और इसके पीछे जो हमारे महानायक पुनिया साहब का जो रोल रहा है वो शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका एक अहम योगदान रहा है, चाहे वो कपिल सिब्बल जी के मामले में रहा हो, चाहे वो रामदेव जी ने कोई पुतला जलाने का हमने काम किया हो उसका रहा हो, रोहित घोंगले का मुद्दा हमने उठाया, हमने जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन किया उसके अंदर रहा हो। पुनिया साहब एक वो शख्सियत थी कि जो चेयरमैन की शोभा बढ़ाते हुए भी हमारे बीच में हर प्रोग्राम में जंतर मंतर के ऊपर उपस्थित होते थे, और उन्होंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स की, कभी ऐसी बात नहीं की कि उन्होंने कभी कांग्रेस से उनको हरी झंडी मिलेगी तभी वो हमारे बीच में आएंगे, लेकिन वो अपने दिल के राजा हैं, वो समाज के लिए समर्पित हैं, और मैं उनका धन्यवाद देता हूं। सर आपको, आपने 2-3 व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की हैं जो शायद है आप लोगों में से बहुत से कम लोग जानते होंगे। जो जिन्होंने नेशनल कमीशन खान मार्केट का दौरा किया होगा, वो कभी ऑफिस क्या हुआ करता था, जैसे लगता था कि हम कबूतर खाने में आ गए हैं, यहाँ कबूतर पाले जाते हों जैसे, इस तरीके का माहौल था। और आज यदि आप ऑफिस की तरफ जाएंगे तो आपको एक चकाचौंध देखने को मिलेगी। लगता नहीं है कि वो समाज का एक इतना बड़ा ऑफिस
जो हमारे आपके नेतृत्व में है वो इस तरीके का वहाँ की उसको रूपरेखा मिली है। धन्यवाद के पात्र हैं सर आप उसके लिए कि आपने समाज के वहाँ बैठे हुए लोगों के लिए इतना बड़ा ऑफिस जो उसको रेनोवेट करा करके समाज को समर्पित किया। तो उसके साथ ही सर आपने अम्बेडकर भवन के अंदर भी बहुत सारे सुधार किए। आप तो सुधार पुरुष हैं सर, आपने पूरी हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह सुधार करने का कार्य किया है। आज के दिन हालांकि वो विदाई समारोह में कोई रिटायरमेंट उनको नहीं दे रहे, रिटायरमेंट का शब्द हम यूज नहीं करना चाहते, हमने बैनर में भी हमने नहीं किया है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है विदाई के दिन बहुत सारी चीजें झूठ बोली जाती हैं, उनके सम्मान में बहुत सारी झूठ बोल दी जाती हैं, चाहे उसने गलत काम भी करे तब भी झूठ बोली जाती हैं। लेकिन ये अपवाद है मिस्टर पीएल पूनिया, डॉक्टर पीएल पूनिया कि जिनके सम्मान में शायद अतिशयोक्ति होगी ये कहना, उनके लिए ये विदाई समारोह तो नहीं है सर। आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, ये फेडरेशन आपके साथ खड़ा हुआ है, जब भी आप जहां बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। आप संसद के अंदर आवाज उठाइए, हम सड़क के अंदर आपको सड़क के ऊपर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। मुझे तो बहुत खुशी है, 6 साल का कार्यकाल मुझे मिला, आमतौर से 3 साल का कार्यकाल होता है, और 3 साल के बाद जब मैं तो अपना प्रयास कर रहा था कि अब 3 साल खत्म हुए और आयोग से छुट्टी होगी, 2-3 कॉन्फ्रेंस बुलानी थी, तो मैं चाहता था कि हो वो कॉन्फ्रेंस बुलाई और कि अब खत्म होगा। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद पता लगा मुझे ही चेयरमैन दोबारा नियुक्त कर दिया गया। हमारे दूसरे साथी सब लोग अपना प्रयास करते हैं, लेकिन दोबारा तो 6 साल तक मुझे रहने का मौका मिला। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद पूरी तरह से मिलता रहा, और इस कार्यकाल को मैं ये नहीं समझता कि मुझे संवैधानिक पद मिला बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैंने हमेशा ये माना कि समाज की सेवा करने का एक अवसर मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस व्यवस्था का प्राविधान किया था संविधान में। पहले शेड्यूल कास्ट कमिश्नर होते थे, फिर उसके बाद कमीशन हुआ, लेकिन ये बाबा साहब की सोच थी, कहा भी लोगों ने कि जब हमने संविधान में बराबरी का अधिकार दे दिया और उसके पालन होना चाहिए, पालन होगा, अगर कहीं विचलन होगा तो न्यायालय है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है। तब बाबा साहब ने कहा कि एक समय आएगा जब ये लगेगा कि अनुसूचित जाति के लिए जितना प्रावधान किए हैं उसको लागू करने वाले लोग ही गद्दारी कर रहे हैं, तो फिर इस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। और ये आयोग बाबा साहब की परिकल्पना का नतीजा है, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा साहब की सोच का ध्वज वाहक के रूप में मुझे 6 साल तक रहने का मौका मिला। और मैं सही है, मैंने हमेशा ये कहा भी है कि राजनीति मेरे लिए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे समाज हमेशा मैंने कहा, और कहा ही नहीं, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। और आपने देखा होगा ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कोई राजनीतिक नहीं है, ये एक संविधानिक सामाजिक व्यवस्था है। और मैंने उसी तरह से अगर कपिल सिब्बल ने खता की बाबा साहब के शान में, तो उनके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई, और आप लोगों ने पुतला फूका, उसका भी हमने समर्थन किया। जब हरियाणा में बार बार बलात्कार की घटना हो रही थी, तो मैं समझता हूँ आप ही के लोग मंच से मैंने कहा था, ऐसा लगता है कि हरियाणा प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है, बलात्कार प्रदेश बन गया। वहाँ कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, और वो आज तक मुझसे नाराज हैं कि आप तो पार्टी के हो गए और इस तरह की हमारी बदनामी करा दी, आज तक भी नाराज। लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, मेरे मन में ये संतोष है कि समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, और मैं उसके लिए हमेशा करता रहूँगा। आपने अलीगढ़ के बारे में बताया, हमारे अशोक कुमार जी अलीगढ़ के रहने वाले हैं,
मैं जब भी दौरे में जाता था, मैं 5 जिलों में मुझे सौभाग्य मिला, 5 जिलों में जिलाधिकारी रहा और वहाँ दौरे में काफ़ी करता था। जिस जगह भी गया तो मैं कहता था कि यहाँ पर अनुसूचित जाति की आबादी कहाँ है, वहाँ जाता था, वहाँ देखा, लोगों से मिले। अगर किसी का पक्का मकान होता तो पूछता था कि आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस या बंदूक का लाइसेंस आपका है? उनका नहीं। तो साथ में जो थानेदार और पुलिस अधिकारी होते थे उनसे उसी समय कहता था कि इनकी एप्लीकेशन लेके और रिकमेंड करके भेजें। हजारों की संख्या में अपने समाज के लोगों को इस तरह का, अगर झोपड़ी में रह रहा है तो बेचारा रिवॉल्वर कहाँ से लाएगा, कहाँ रखेगा। इसीलिए मैं पूछता था कि जो थोड़ा बहुत संपन्न है उसको सुरक्षा भी रख सकता है, उसको रख भी सकता है। तो इसीलिए मैं कहता था, इसलिए वो हमेशा समाज मेरे लिए आगे रहा, चाहे मैं जिलाधिकारी था या एसडीएम था या उसके बाद भी, अब राजनीति भी, और खुल के बात करते। अब राजनीतिक पार्टी में जिसमें है उसमें भी मैंने जब भी मौका मिला तो अपनी बेबाकी से बात की। अभी राज्यसभा में हुआ और राज्यसभा में मैंने पूरा हालचाल देखा, कौन बोलेगा, पार्टी नाम देती है। तो उसमें मैंने राहुल जी को एक दफा कहा कि ये अपर हाउस नहीं है, अपर कास्ट हाउस राज्यसभा के लिए। ये अपर हाउस नहीं है, ये अपर कास्ट हाउस है। उन्होंने कहा कि पुनिया जी आप बिल्कुल सही है, कहें कि ये सिर्फ राज्यसभा नहीं, सभी जगह है। और उन्होंने स्वयं का एक उदाहरण दिया, कहा कि मैं एक स्कूल में गया, जो सामने बैठी लाइन में, सामने वाली लाइन में बैठे बच्चों का नाम मैंने पूछा और फिर आखिर में बैठी हुई बच्चे, उनके नाम पूछा। कह रहे उससे आप स्पष्ट था कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। कह रहे कि ये राज्यसभा नहीं, बाकी सब जगह इस व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा, करना चाहिए। और आयोग में है कि मैंने हमेशा ये कोशिश की कि समाज आगे हो, और इसलिए आयोग में चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी को, डीएमके के हों, किसी भी हिंदुस्तान भर में सब अपना विश्वास करके आते थे। ये मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं, लेकिन जहाँ समाज की बात होती है तो सबसे आगे पहले समाज होता है। और इसीलिए आज तक उत्तर प्रदेश में तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं, सब विश्वास करके सब लोग पहुंचते हैं। किसी ने आज तक हमारी निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि वो समाज के लिए हमेशा सोचता हूँ, समाज के लिए करता हूँ। और जो शिकायत लेके आते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो, और वो समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। आपका बहुत स्नेह है, बहुत से मुद्दे हैं जो आप लोगों ने रेज किए, आप लोगों ने रेज किए। रिजर्वेशन प्रमोशन का भी जिक्र किया। रिजर्वेशन प्रमोशन का मैं आपको बताऊं कि जो यशवंत सिंह का जिक्र कर रहे थे, ये वो गद्दार है, वो खींच ले गया था मिनिस्टर से फैसलाबाद में, लेकिन जो ही वो खींच के ले गया और समाजवादी पार्टी के जो 15, 16, 20 लोग थे वो सामने, पीठ के सामने, स्पीकर के मंच सामने, वहां पर हल्ला मचा रहे थे और वो खींच के लाके उनके पीठ मार। सोनिया जी एकदम उठी अपनी सीट पे, झटक के उन्होंने कोशिश की कुछ छीन, वो नहीं छीन पाई, तो अलग हुआ। और उसी समय एकदम उन्हें झंझट हुआ, अर्जेंट हुआ। हमसे उन्होंने पूछा, सोनिया जी ने, कि दुनिया जी ये बीजेपी वाले विरोध हैं, इधर भी ये विरोध है, और अगर ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और वोट देने दिया जाता है बटन दबा के, अगर ये गिर गया बिल तो फिर क्या होगा? मैंने कहा हमको मंजूर है, कम से कम आज हिसाब हो जाए कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे खिलाफ है। तो इसीलिए 6 बार उस दिन लोकसभा, राज्यसभा से
राज्यसभा से पास हो गया और 6 बार वो एडजेंट हुआ और सोनिया जी लगातार वहां बैठी रही, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे सब लोग बैठे और इसका समर्थन करें। लोग बहुत पूछते हैं कि साहब आपका क्या मत है, आपकी पार्टी का क्या मत है, क्या आप इसके समर्थन में? मैंने कहा मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए हुए संविधान के समर्थन में। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का प्राविधान आर्टिकल 16(4)A में है और उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और उसमें अगर एम नागराज केस में कुछ उछलना लगा है, कुछ कठिनाई आई है, तो कठिनाई तो नॉर्मली उसका समाधान होता रहता है, होता रहेगा। भाई ये तो अल्लाह बचाया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो। अगर एम नागराज केस के जो सजेस्ट किया था कि स्टडीज करके क्वांटिफाइबल डेटा देके लागू कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, पूरी तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। तो संविधान है, संविधान का प्राविधान है, हम संविधान के साथ में। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो उस संविधान का विरोध करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का विरोध करता है और हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। गलत फहमियां हैं, लोग कहते हैं जैसे कि रिजर्वेशन प्रमोशन का ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा तो पता नहीं क्या अधिकार दिए जा रहे हैं। अधिकार है, आज भी अधिकार है, आज भी अधिकार है, उसकी रक्षा करने के लिए रहना है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हम कहते हैं कि जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है तब तक चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड की मांग की और सेपरेट इलेक्टेड की मांग की जो गांधी जी ने अंतिम किया एक समझौते के रूप में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये सब पूर्व लोगों ने मिलकर कहा कि भाई आपके समाज को भागीदारी हर जगह होनी चाहिए, ये हम इसको स्वीकार करते हैं। और उसके लिए सरकारी सेवाओं में, वहाँ तो लोकल बॉडीज में भी लिखा था और उसी में लिखा था कि सेंट्रल ग्रांट होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्यों को शिक्षा के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए पैसा दिया जाएगा, ये सब पूरी व्यवस्था हुई। और उसके जिस दिन साइन हुआ उसके अगले दिन 25 सितंबर 1932 मुंबई में सम्मेलन हुआ था, हिंदू सम्मेलन। उस हिंदू सम्मेलन ने पूना फैक्ट को रेक्टिफाई किया और वहीं पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि मैं देश को मैं घूम घूम के 25 लाख इकट्ठे करूंगा और इस छुआछूत के जहर को जड़ से खत्म करूंगा। ये उनका संकल्प था। वो बाबा साहब ने क्योंकि मामला इतना उठाया था और मुख्य समस्या जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जात के आधार पर ऊंच नीच का, अस्पृश्यता का ये जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं 25 लाख 1932 में बहुत होता था और उन्होंने कहा कि मैं इसको, ये तो 32 लाख 25 लाख इकट्ठे हुए कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन छुआछूत आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लागू करते समय आखिरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं बधाई देना चाहता हूं, हमको खुशी इस बात की है कि राजनीतिक अधिकारों की हमको बराबरी मिली है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, कि इसके माध्यम से एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, एक राजा महाराजा को बराबर उनकी वोट का वैल्यू बराबर है, ये हमको इस बात की खुशी है। लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी ये हम लोगों के लिए चुनौती रहेगी, आगे आने वाली सरकारों के लिए चुनौती रहेगी